Hello friends, welcome to my channel Commerce Vadi. Today we are going to continue our chapter 6 of economics, that is forms of market and price determination. इसके पहले के वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, तो आप देख लीजिएगा। आज हम हमारा 6 चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड होता है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन होमोजेनियस कमोडिटीज़। मतलब यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं, मतलब उनका नंबर बहुत हाई होता है, जो कि होमोजेनियस कमोडिटीज़ मतलब एक जैसी सिमिलर कमोडिटीज़ को डील करते हैं, मतलब बाय करते हैं या सेल करते हैं विथ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। मतलब उनको पूरा परफेक्ट नॉलेज होता है, जो भी चीज़ें होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, और जो भी प्राइस है किस तरीके से चेंज होता है, जो भी इकोनॉमिक्स होती है, उनको उस चीज़ की परफेक्ट नॉलेज रहती है मार्केट की, और यूनिफॉर्म प्राइस होता है। मतलब सारे जो भी सेलर्स हैं वो सेम प्राइस पे सेल करेंगे और जितने बायर्स हैं वो सेम प्राइस पे खरीदेंगे उसे, ठीक है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन की? फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। द सिंगल बायर और सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। अब जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो कोई एक जो बायर है या सेलर है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ठीक है। फिर सेकंड है परफेक्ट नॉलेज। इन परफेक्ट कंपटीशन इट इज़ नेसेसरी फॉर द बायर्स एंड सेलर्स टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो जितने भी बायर्स और सेलर्स होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज होता है मार्केट का। थर्ड इज होमोजीनस कमोडिटीज़। ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी सोल्ड बाय सेलर मस्ट बी होमोजीनस। मतलब जितनी भी यूनिट्स कमोडिटी की कोई भी सेलर बेच रहा है वो सारी होमोजीनस होनी चाहिए। मतलब क्या होता है? दैट इज सिमिलर इन शेप, साइज, क्वालिटी, कलर एट्सेट्रा। तो जो उसका शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, क्वालिटी सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए एट्सेट्रा, सो दैट द बायर कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर। तो उससे क्या होगा? बायर जो है वो किसी भी शॉप से खरीद सकता है, क्योंकि सारे तो सेम ही हैं और वो प्राइस भी सेम लगा रहे हैं। फोर्थ इज फ्री कंपटीशन। द मार्केट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट कंट्रोल और अदर कंट्रोल। जो फ्री कंपटीशन मतलब जो मार्केट है उसमें किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है, उसमें जो भी डिसीजंस रहते हैं वो सिर्फ मार्केट प्लेसेस लेती है। फिफ्थ इज फ्री एंट्री और एग्जिट। सेलर्स आर फ्री टू एंटर इन और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। सेलर्स कभी भी एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं मार्केट से, उसमें कोई भी बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं एंट्री और एग्जिट में, ठीक है। सिक्स्थ इज यूनिफॉर्म प्राइजेस। इन परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? जो इंडस्ट्री रहती है वो प्राइस डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे आप बेचेंगे, और जो फर्म होती है वो प्राइस टेक करती है और मतलब लेती है और उसको उसी प्राइस पे बेचना पड़ता है। दस एवरी फर्म मस्ट चेंज सेम प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स। तो मतलब जितने भी सेलर्स हैं या जितनी भी फर्म्स हैं वो सेम प्राइस चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से। और सेलर कैन नॉट चेंज द प्राइस। सेलर जो प्राइस चेंज नहीं कर सकता वो सिर्फ सप्लाई चेंज कर सकता है, ठीक है। इस परफेक्ट कंपटीशन अ मिथ। जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एक मिथ है, मतलब एक झूठ है। तो हम उससे में क्या कहेंगे? जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, मतलब कि हम सिर्फ उसे इमेजिन कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट फाउंड इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता है क्या कि सारी शॉप्स जो हैं वो एक ही तरीके का कमोडिटीज़ बेच रही हैं, सेम प्राइस पे बेच रही हैं, जितने भी बायर्स या सेलर्स हैं उनको सारी चीज़ की परफेक्ट नॉलेज है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है? सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं है। इन रियल लाइफ वी फाइंड नीदर फ्री कॉम्पिटिशन, ना फ्री कॉम्पिटिशन होता है नॉर परफेक्ट नॉलेज। दस इट इज़ सैड दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मिथ। इसलिए कहते हैं कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वो एक मिथ है। नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है और जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। नीदर बायर्स नॉर सेलर कैन चेंज और ऑल्टर द मार्केट प्राइस। जो बायर्स भी और सेलर्स भी जो दोनों हैं वो ना प्राइस को चेंज कर सकते हैं ना उसे ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब सेम ही होता है, ना चेंज कर सकते हैं ना ऑल्टर कर सकते हैं मार्केट प्राइस को। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। एंड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो जो डिमांड कर्व है जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, परफेक्ट, डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक होती है, तो जो हमारा डिमांड कर्व बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन में वो दो तरीके से क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में कैसे होता है, शॉर्ट रन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम between demand and supply. Supply and demand both are elastic in short run. The firm is in equilibrium at the point where the marginal cost curve intersects the marginal revenue curve from below. अब देखिए जो शॉर्ट रन प्राइस होता है उसे हम क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हम उसे डिसाइड करेंगे बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई होती है वो दोनों इलास्टिक होती है शॉर्ट रन में, मतलब दोनों जो है वहाँ से हम मतलब ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में क्या होगा कि जैसे डिमांड है उसे आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं, आप फिक्स फैक्टर के ज़रिए चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। ठीक है, तो जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब आएगी, जब जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो, मतलब नीचे से आके। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया भी है, फॉर इक्विलिब्रियम फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो गए, और जो मार्जिनल कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के टाइम जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो क्या होता रहेगा, राइज होता रहेगा। हम देखिए यहाँ पे देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो यू शेप का है और वो कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन है उसे कट कर रहा है वो, और उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन इन लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन में कैसे होगा, इन लॉन्ग रन फर्म्स कैन चेंज बोथ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर। अब जो लॉन्ग रन है उसमें जो फर्म्स हैं वो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज कर सकती है। दस अ फर्म कैन ऑल्सो चेंज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो लेवल ऑफ आउटपुट है मतलब जो रिजल्ट है या जो सप्लाई है वो भी चेंज कर सकती है फर्म। फॉर इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में जब इक्विलिब्रियम है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस है वो इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट के और मार्जिनल कॉस्ट के। दस इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट। फॉर इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। अब इक्विलिब्रियम जो लॉन्ग रन है उसके लिए क्या होगा, जो प्राइस होगा वो इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट के और एवरेज कॉस्ट के। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को कब कट करेगा, जब एवरेज कॉस्ट जो रहेगी वो सबसे मिनिमम रहेगी, सबसे कम रहेगी। अब देखिए यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कब कट कर रहा है, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप का है, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है जब वो सबसे कम है तभी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आप परफेक्ट कंपटीशन को समझ गए, अब हम देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन इज द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिकल लाइफ। इम्परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन होती है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ आर नॉट फिक्स्ड। इसमें जो प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। एंड डिमांड इज़ नॉट इलास्टिक, जो डिमांड है वो इलास्टिक नहीं होती है। देयर इज़ नो परफेक्ट कंपटीशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर के बीच में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है। इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मार्केट। इसमें जो है अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, मतलब इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है, अच्छे से फिक्स्ड नहीं होता है, प्राइस एक सेम नहीं होता है, दोनों के बीच में परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है किसी भी सेलर या बायर के बीच में। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन की। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। इन इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज कंपैरेटिवली लेस। मतलब क्या होता है कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें जो नंबर ऑफ बायर्स हैं और सेलर्स हैं वो कंपैरेटिवली, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन से, उससे कम होते हैं। देयर आर फ्यू प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के सिर्फ थोड़े बहुत प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, नो फिक्स्ड प्राइस। प्राइस इन इम्परफेक्ट मार्केट कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड नो परफेक्ट कंपटीशन। जो प्राइस है इम्परफेक्ट मार्केट में वो इन्फ्लुएंस हो सकता है कम नॉलेज के कारण, मतलब किसी मार्केट की कम नॉलेज रहेगी या कोई भी परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहेगा, उसके कारण जो है जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। दस प्राइस आर नॉट फिक्स, तो इसलिए प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होता है। थर्ड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजीनियस, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। दे आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं।
फोर्थ इज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. मार्केट इज नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू वेरियस सोशल, पॉलिटिकल एंड फिजिकल बैरियर्स. बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और फिजिकल बैरियर्स होते हैं, मतलब रुकावटें होती हैं, जिसके कारण जो मार्केट है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होता है. फिफ्थ इज नो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस. फर्म इन इम्परफेक्ट मार्केट आर इंडिपेंडेंट. जो फर्म है इम्परफेक्ट मार्केट में इंडिपेंडेंट रहती है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं. देयर इज़ नो इंटरडिपेंडेंस अमंग प्रोड्यूसर्स ऑफ फर्म्स. इसमें कोई भी इंटरडिपेंडेंस नहीं होती है प्रोड्यूसर्स ऑफ फर्म्स के बीच में. दे मेक देयर ओन प्राइसेस. वो अपने खुद के प्राइस खुद ही डिसाइड करते हैं. इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज मोनोपोली, सेकंड इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड थर्ड इज ओलिगोपोली. अब मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली इज सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर. मोनोपोली वो सिचुएशन होती है जहाँ पे सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता है या सेलर होता है. हु कंट्रोल्स द मार्केट. जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, उसका प्राइस और सप्लाई को भी कंट्रोल करता है. सिंस देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, इस तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होता है, तो वो खुद ही प्राइस मेकर होता है. वहाँ पे आएगा सिंस देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, ही हिमसेल्फ इज द प्राइस मेकर. मार्केट नहीं, मेकर आएगा. ही हिमसेल्फ इज अ प्राइस मेकर, वो खुद ही प्राइस बनाता है. ठीक है. द कमोडिटी इन अ मोनोपोली मार्केट इज अज्यूम्स टू हैव अ नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. जो कमोडिटी है मोनोपोली मार्केट में, उसमें कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. मतलब ये कमोडिटी की जगह आप दूसरी ले लें, ऐसा नहीं होता. सिर्फ वही कमोडिटी है, आपको यदि चाहिए तो आपको वही लेना पड़ेगा, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. सेकेंड इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर विच हैज़ द फीचर्स ऑफ मोनोपोली एज वेल एज अ कॉम्पिटिशन. मतलब इसमें मोनोपोली भी होती है और कंपटीशन भी होता है एक दूसरे के बीच में. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं विच सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. मतलब वो क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं. जो भी कमोडिटीज़ रहती हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं थोड़ा बहुत, पर वो डिफरेंट होती हैं. मतलब उनकी कुछ हो सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी जो क्लोजली रिलेट करती हैं, पर बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो डिफरेंट रहती हैं. तो इसलिए मोनोपोली भी होता है और कंपटीशन भी होता है. फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अब फीचर्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हैव लिमिटेड शेयर इन द मार्केट. बहुत सारी फर्म्स रहती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं, और इसीलिए उनका जो मार्केट है उसमें लिमिटेड शेयर होता है. मतलब कुछ नंबर ऑफ शेयर से, मतलब कितना परसेंटेज एक फर्म शेयर कर रही, कितना परसेंटेज दूसरा फर्म शेयर कर रही, तो लिमिटेड शेयर बस होता है सबका मार्केट में. सेकेंड इज प्रोडक्ट्स ऑल्दो बीइंग क्लोजली रिलेटेड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. भले प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, पर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, साइज, कलर, शेप एट्सेट्रा. थर्ड इज फर्म्स आर लिबरल टू एंटर इनटू और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. फर्म्स जो रहती हैं वो फ्री रहती है कि वो एंटर भी कर सकती हैं और एग्जिट भी ले सकती हैं मार्केट से. फोर्थ इज बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन. जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है किसी भी चीज़ की मार्केट के ऊपर. ठीक है, मार्केट के बारे में. फिफ्थ इज प्राइसिंग डिसीजंस आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन. जो प्राइसिंग डिसीजंस रहते हैं वो किसी के भी अंडर में, मतलब किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके जो है वो नहीं डिसाइड किए जाते हैं. जो फर्म्स रहती हैं वो खुद अपने प्राइस को कंट्रोल करती हैं. ठीक है. देन थर्ड इज ओलिगोपोली. ओलिगोपोली क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स. ये वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत कम सेलर्स होते हैं, सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. मतलब या तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचेंगे या तो डिफरेंशिएटेड. इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं रहता, दोनों हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. फर्म्स इन ओलिगोपोली आर इंटरडिपेंडेंट. जो फर्म्स होती हैं ओलिगोपोली में वो इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं. फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. अब फीचर्स क्या होते हैं? न्यू फर्म्स. ओलिगो मीन्स फ्यू. ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू होता है. एंड देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स इन एन ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट. जो मार्केट है ओलिगोपोली में उसमें बहुत फ्यू फर्म्स होती हैं. ठीक है, मतलब बहुत कम फर्म्स होती हैं. सेकेंड इज इंटरडिपेंडेंस. फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट एज दे एक्ट एंड रिएक्ट टूवर्ड्स ईच अदर्स बिहेवियर एंड डिटरमाइन प्राइस एंड सप्लाई अकॉर्डिंगली. जो इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर फर्म्स जो होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे के बिहेवियर पे एक्ट या रिएक्ट करती हैं, और प्राइस और सप्लाई जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर डिसाइड करती हैं. नॉन प्राइस कंपटीशन.
इन ओलिगोपोली फर्म्स अवॉइड प्राइस कंपटीशन ड्यू टू फियर ऑफ प्राइस वॉर। जो ओलिगोपोली है इसलिए उसमें जो प्राइस है वो मिलके डिसाइड करते हैं, उसमें प्राइस जो है वो अपने मन से चेंज नहीं करते ताकि प्राइस वॉर ना हो, बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो फर्म्स के बीच में। फोर्थ इज बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। देयर आर वेरियस बैरियर्स दैट प्रिवेंट न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मार्केट। जो ओलिगोपोली होता है उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, मतलब बहुत सारी रुकावटें होती हैं जो न्यू फर्म्स को मार्केट में एंटर करने से रोकती हैं, ठीक है। फिफ्थ इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इन ओलिगोपोली प्रोडक्ट कैन बी होमोजीनस और डिफरेंशिएटेड, देयर इज नॉट पर्टिकुलर नेचर। ओलिगोपोली में सेम प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, होमोजीनस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी पर्टिकुलर नेचर डिसाइडेड नहीं है। सिक्स्थ इज ग्रुप बिहेवियर। इन ओलिगोपोली फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट टू अवॉइड प्राइस वॉर्स। जो ओलिगोपोली उसमें फर्म्स जो है इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं ताकि प्राइस वॉर्स ना हो, प्राइस वॉर को अवॉइड कर सकें। फर्म्स प्रेफर ग्रुप डिसीजंस रादर देन इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजीज। जो फर्म्स हैं वो ग्रुप डिसीजंस लेती है, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी नहीं बनाती हैं, मतलब वो एक दूसरे से डिसाइड करती हैं, डिस्कशन करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उसके बाद डिसाइड करती हैं, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेती हैं। देन नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होता है? फर्स्ट इन केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में कैसे होता है? इन मोनोपोली प्राइस इज डिसाइडेड बाय द फर्म। मोनोपोली में जो प्राइस है वो फर्म के द्वारा डिसाइड किया जाता है, बट इवन व्हेन इट इज इन द हैंड्स ऑफ द फर्म नीड टू कंसिडर बोथ डिमांड एंड सप्लाई। भले वो फर्म के हाथ में होता है पर फर्म को भी डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए ही जो प्राइस है उसे चेंज करना या ऑल्टर करना पड़ता है। अ मोनोपोलिस्ट कैन ओनली कंट्रोल सप्लाई बाय। जो मोनोपोलिस्ट है वो सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकता है? दो पॉइंट्स है इसमें। फर्स्ट इज ईदर फिक्सिंग द प्राइस एंड ऑफरिंग क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। या तो वो प्राइस पहले से डिसाइड कर ले और ऑफर करे जो भी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उस प्राइस में जो कि उसने डिसाइड किया है, या तो फिर सेकंड उसके पास ये रहेगा कि वो सप्लाई डिसाइड कर ले, सप्लाई को फिक्स कर दे और फिर चेंज करे प्राइस, जितनी डिमांड है उस हिसाब से वो प्राइस को चेंज करे। सप्लाई को पहले से उसने डिसाइड कर लिया और फिर जितनी भी डिमांड है उस हिसाब से वो प्राइस को चेंज करेगा। प्राइस इक्विलिब्रियम। व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, वो पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम। सेकेंड पॉइंट इज इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब हमने मोनोपोली में देख लिया कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्राइस कैसे डिसाइड होगा। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन सिंस द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन फर्म्स। जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएट होता है फर्म्स के बीच में। ईच फर्म्स डज नॉट हैव अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो सारी फर्म्स होती हैं उनकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं होती हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए। इन सच अ मार्केट ऑल फर्म्स डिटरमाइन द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट। इसलिए जो सारी फर्म्स हैं वो अपना खुद का प्राइस जो है वो डिसाइड करती हैं। देयरफॉर द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसलिए जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी? जब प्राइस एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। जब वो प्राइस जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे वो प्राइस हमारा डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस इक्विलिब्रियम। अब प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है? द प्राइस फॉर अ कमोडिटी एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे उस प्राइस को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व। जब डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करेगा सप्लाई कर्व को, मतलब जब क्रॉस करेगा, एक दूसरे को टच करेगा, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। वी नो दैट स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो नेगेटिव होता है और जो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिव होता है। दस टू सेट अ प्राइस विच इज बैलेंस्ड फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज डन। तो यदि हमको डिसाइड करना है वो प्राइस जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए बैलेंस्ड हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए हम जो प्राइस इक्विलिब्रियम है उसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक सप्लाई कर्व है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जो डिमांड कर्व है जो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो जो वहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। Here S is supply curve, D is demand curve, E is equilibrium point. Line EP denotes equilibrium price and line EQ denotes equilibrium quantity. ठीक है। फिर जो assumptions of price equilibrium, assumptions क्या है? A,
डिमांड कर्व शुड ऑलवेज हैव नेगेटिव स्लोप। जो डिमांड कर्व है उसका नेगेटिव स्लोप मतलब डाउनवर्ड स्लोप होना चाहिए। सप्लाई कर्व शुड ऑलवेज हैव पॉजिटिव स्लोप मतलब अपवर्ड स्लोप होना चाहिए। थर्ड इज इफ डिमांड इंक्रीजेज मोर देन सप्लाई, यदि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, और यदि सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये 6th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और यदि आप कोई भी ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।